दोस्तों नमस्कार। क्या आज की तारीख में भारत के पास 5 ऐसे लोग भी हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हो, जिनके काम और नाम के सहारे उनकी अपनी साख हो और दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो चले जाएं तो उनकी पहचान भारत के सर को ऊंचा कर डाले? क्या वाकई 5 लोग ऐसे हैं? आपके जहन में हो सकता है याद आ रहा हो कि एक वक्त तो ऐसा भी था जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से कहा था यहां रह जाइए, कर्नल बना देंगे, और मेजर ध्यानचंद ने उसको इनकार कर दिया था कि उन्हें अपने देश से प्यार है, वो अपने देश वापस लौटेंगे। उस दौर में भारत को आजादी मिली नहीं थी, बावजूद इसके उस वक्त का तिरंगा अपने हाथों में लेकर भारतीय हॉकी मैदान में उतरी थी और ओलंपिक में उसने जर्मनी की पूरी टीम को रौंद डाला था और उस पर मेजर ध्यानचंद के एक से एक गोल, वह भी नंगे पांव खेलते वक्त। शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खान, उनसे भी आग्रह किया गया था अमेरिका में यहीं रह जाइए, और बिस्मिल्लाह खान ने हंसते हुए कहा था आप यहां पर गंगा कहां से लाएंगे? आप कह सकते हैं वो दौर अलग था, मौजूदा वक्त अलग है। तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए, इस वक्त भारत के पास किसी भी क्षेत्र का कौन सा ऐसा ब्रांड एम्बेसडर है जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है और उसकी साख, उसका काम, उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता देता होगा? कला के क्षेत्र में जिक्र होगा इस वक्त क्या अमिताभ बच्चन का, जो राजनीतिक तौर पर फिसल चुके हैं, या फिर शाहरुख खान और आमिर खान का, जिनकी फिल्में आज भी बाहर देखी जाती है, लेकिन वह तो मुसलमान हैं? इस देश के भीतर जब सेना के अंदर भी झांक झांक कर किसी को मुसलमान तो किसी की जाति का जिक्र खुले तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में होने लग गया हो, तो इस देश के भीतर कैसी परिस्थितियां हैं, शायद यह सोचकर आज आपको शर्म आएगी। आज का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अब दुनिया के सामने भारत के 7 सांसद जाएंगे और बतलाएंगे कि भारत आतंकवाद से कैसे प्रभावित है, और आतंकवाद की जमीन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के भीतर आतंकी अड्डों को भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ध्वस्त किया है। तो लौट आइए एक बार फिर और खोजना शुरू कीजिए, भारत के भीतर वो कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहीं जाए और अपनी साख, अपनी पहचान के आश्रय ये बता पाए कि भारत की नुमाइंदगी करते हुए वो आपके समक्ष आया है, और वहां के लोग एक झटके में खामोशी के साथ सुनने लग जाएं, ये शख्स जरूर कोई बड़ी बात कहेगा। हो सकता है आपके जहन में क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम हो, उसमें सचिन तेंदुलकर भी हो, वो भारत रत्न है, लेकिन इस दौर में विज्ञापनों की दुनिया में उनका नाम बड़ा है। हो सकता है किसी भी क्षेत्र को लेते वक्त 2-3 नाम आपके जहन में और हो, वो अमर्त्य सेन हो सकते हैं, रघुराम राजन भी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, आवाजाही उनकी भी है, लेकिन आपकी उंगलियां शुरू ही नहीं होंगी और थक जाएगी हथेली, किस नाम का जिक्र करें? इस देश के पॉलिटिशियंस की कतार में भी आपको हो सकता है शर्म आने लग जाए। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई कि इस देश की नुमाइंदगी करने के लिए कोई नहीं है? एक वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, और उस टीम में फारूक अब्दुल्ला भी थे, सलमान खुर्शीद भी थे, जो कश्मीर में हो रहे हालातों का जिक्र करने वहां पर पहुंची थी। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी थी। परिस्थिति 2025 में ऐसे मौके पर लाकर इस देश को खड़ा कर चुकी है जिसमें अपने आप में यह सवाल है कि क्या वाकई ये डेलीगेशन जो बनाया गया है, उस डेलीगेशन की अगुवाई शशि थरूर कर रहे हैं, और वह
यूनाइटेड नेशन से जुड़े उन देशों के समक्ष जाएंगे जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं और उसमें वीटो प्राप्त देश, वो अमेरिका हो वो ब्रिटेन हो, वहां पर भी वो जाएंगे। तो क्या वहां कोई सुनने को तैयार है इस वक्त भारत की परिस्थितियों को लेकर? और भारत जिन परिस्थितियों के साथ अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, क्या वो आगे बढ़ा है या पीछे खिसक गया है? इस दौर में तो भारत के भीतर भी पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना की त्रासदी के बीच भारत फंसा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जिस देश की अंदरूनी राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन जाए और भारत को विश्व गुरु बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की छवि को स्थापित करने में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी लग जाए और अब दुनिया के सामने भारत के साथ कोई खड़ा नजर न आ रहा हो, तो फिर एक झटके में वह पूरी छवि अगर ढह के गिर रही है, तो आप इस दौर में किस शख्स का नाम लेंगे जो भारत की बात ऐसे मौके पर कहने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में जाए? वो कतर हो सकता है, वो यूनाइटेड अरब अमीरात हो सकता है, वो साउथ अफ्रीका हो सकता है, वो ब्रिटेन और अमेरिका भी हो सकता है, जहां डेलीगेशन को शुरुआती दौर में जाना है। और वहां पर यह कल्पना की जा सकती है कि भारत के भीतर की राजनीति भारत के अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन को लेकर भी उस राजनीतिक पेंच में फंस जाएगी। जो राजनीति इस देश को अपने पीछे खड़ा मानती है या जो राजनीति यह सोचकर चलती है सत्ता तो आ जाए उसके बाद देख लेंगे, और शायद यही वो परिस्थिति है कि किसी को भी भारत की राजनीति ने नहीं बख्शा है, किसी भी क्षेत्र को नहीं बख्शा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए कि क्या उसके पास या उसके जरिए इस दौर में कोई बड़ा विजन निकल कर आया कि आतंकवाद पर नकेल कैसे कसी जाए, भारत वाकई विकसित कैसे हो जाए, भारत का इंटेलेक्चुअल ड्रेन जो हो रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में वह रुक जाए। बड़ा असंभव सा लगता होगा इस दौर में, क्योंकि अंदरूनी राजनीति इस देश पर हावी है। सरकार ने तय किया कि शशि थरूर अगुवाई करेंगे। बीजेपी की तरफ से नेता की मौजूदगी होगी, रविशंकर प्रसाद की। डीएमके की तरफ से कनिमोझी की मौजूदगी होगी। एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सूले की मौजूदगी होगी। विजन पांडा भी वहां पर मौजूद होंगे। और इन सब के बीच जो फेरिस्त निकल कर आई वो ये बताने के लिए काफी थी कि एक ऐसे डेलीगेशन को तैयार ये कहकर किया गया कि हमने तमाम राजनीतिक दलों से नाम तो मांगे थे, उन्होंने जो नाम दिए उसी आधार पे हमने तय किए। जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के आते हैं। कांग्रेस ने कहा हमने तो शशि थरूर का नाम दिया ही नहीं था और आपने हमसे नाम मांगे थे, हमने तो नाम आनंद शर्मा का दिया था, हमने गौरव गगोई का नाम दिया था, हमने सैयद नासिर हुसैन का नाम दिया था, हमने राजा बरार का नाम दिया था जो सांसद हैं, लेकिन आपने अपने मन के मुताबिक शशि थरूर को चुन लिया। क्योंकि इस दौर में जब बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस सवालों को उठा रही थी, तो उस वक्त शशि थरूर ही एकमात्र शख्स थे जो ये कहने से नहीं चूके आप इंदिरा गांधी का जिक्र क्यों करते हैं। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। ये कहने से नहीं चूके कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने कमाल कर दिया है। यानी सत्ता के अनुकूल अगर विपक्ष की नेता के जरिए की राजनीति सत्ता को अपने अनुकूल लगती है तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन का हिस्सा होगा। क्या आप वाकई कल्पना कर सकते हैं, क्या दुनिया का कोई देश भारत के किसी डेलीगेशन का इंतजार कर रहा है? या भारत के डेलीगेशन की जरूरत इस आधार पे तो नहीं पड़ गई जब 26/11 हुआ था तो मनमोहन सिंह ने भी एक डेलीगेशन बनाया था। मनमोहन सिंह उस देश के प्रधानमंत्री थे, भूल मत जाइएगा। इस दौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यह भी मत भूलिएगा। लेकिन यह याद रखिएगा कि हर कालखंड में परिवर्तन सत्ता के तौर पर होता रहा है, नेता चले जाते हैं, लेकिन देश की परिस्थितियों को संभालने के लिए मुश्किल हालात छोड़कर अगर जाते हैं और यह सवाल अगर मौजूदा वक्त में एक सिविलाइजेशन चेंज के साथ
भारत के भीतर गूंज रहा है कि भारत को तो अपने तौर पर पुनर्निर्माण की भी जरूरत है और पुनर्स्थापना की भी जरूरत है, क्योंकि इस दौर में हमने अपने देश को सिर्फ दुनिया के सामने एक बाजार के तौर पर रखा है। तो दुनिया को यह लगने लगा भारत की जरूरत महज एक बाजार है। भारत में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनता है जिसके जरिए दुनिया चाहे कि भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बना ले। यह एक ऐसी परिस्थिति में भारत की अंदरूनी राजनीति है जहां पर वो पहली बार इस देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी अब चेता रही है। समझ जाइए, आने वाले वक्त में इस देश में जिस जाति की जितनी संख्या होगी उसी आधार पर तय भी होगा। कॉम्पिटेंस, इंटेलेक्चुअलिज्म मैटर नहीं करेगा, या फिर एक नए सिरे से मथा जाएगा सब कुछ। तो इस देश के भीतर में आरक्षण पर सहमति तो संविधान को लेकर भी थी, लेकिन उसके लिए रोजगार की स्थिति क्या आप जानते हैं इस दौर में क्या हो चली है? सरकारी कामकाज के भीतर 2014 से पहले सिर्फ 7% ही लोग काम करने वाले ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे, यानी आउटसोर्स थे। इस वक्त वो 42% हो गए हैं, यानी नौकरियां भी अब आउटसोर्स की जा रही है। सरकारी नौकरी कम कर दी गई है। मसला यह नहीं है, मसला यह है कि इस देश के भीतर की परिस्थितियों ने पहली बार भारत के भीतर की वोट की राजनीति को सर्वश्रेष्ठ माना है और यह मानकर तय किया है कि दरअसल सत्ता में होंगे तो उसके बाद तय कर लेंगे कि इस देश को कैसे चलाना है। और शायद उसी का असर है जो 7 सदस्यीय डेलीगेशन बनाया गया। शशि थरूर अगुवाई करेंगे। कांग्रेस ने कहा हमने नाम नहीं भेजा, फिर भी आपने इस नाम को जोड़ लिया। रविशंकर प्रसाद करेंगे। रविशंकर प्रसाद को इस दौर में हटाया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल से और उनको साइडलाइन किया गया। अब वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बन रहे हैं जो भारत से जाएगा। संजय कुमार झा नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ना रहें तो यह सरकार ढह के गिर जाएगी, क्योंकि यह 240 सांसदों की सरकार है, 272 चाहिए। वैजयंत पांडा साथ में है जो बीजेपी के साथ खिसक कर कैसे, किस रूप में, किस तौर पर जड़े, यह भी एक अपने आप में उपन्यास का हिस्सा है। कनिमोझी आरोप क्या क्या लगे, किस रूप में लगे, डीएमके को अभी साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आईडीएमके से काम नहीं चल पाया। सुप्रिया सूले एनसीपी, शरद पवार पर ईडी की कार्रवाई हुई। शुगर लॉबी के मद्देनजर और कोऑपरेटिव्स के घोटालों को जोड़ा गया। सुप्रिया सूले के परिवार को भी ईडी ने अपने हिस्से में लाने की कोशिश भरपूर की। उनके धंधे, उनके बिजनेस, उसको भी जोड़ा गया। और जो आखिरी नाम हम जिक्र कर रहे हैं, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। जरा सुन लीजिए इनकी बात, तब आप समझ पाएंगे कि भारत का वह डेलीगेशन जो दुनिया के कई देशों में 10 दिनों तक घूमकर बतलाएगा कि हम आतंकवाद से कैसे प्रभावित हैं और दुनिया के सामने भारत के यही ब्रांड एम्बेसडर होंगे, तो फिर आपके सामने पेश है उस प्रतिनिधिमंडल के एक शख्स श्रीकांत एकनाथ शिंदे। देखो, आज एक बड़ी जिम्मेदारी 7 डेलीगेशंस पर भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इसके अंदर सर्वपक्षीय नेता इन्वॉल्व है। एनडीए के नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उसी तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी है हर एक डेलीगेशन लीड करने की। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर पार्टी डिफरेंस बाजू में रखकर हम भारत के लिए, देश के लिए सभी लोग एक है, एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं और एक साथ भारत का पक्ष रखने का काम पूरे दुनिया के सामने हम लोग करेंगे, अलग अलग देशों के सामने हम लोग करेंगे। और जिस तरीके से भारत ने गए कई सालों तक टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, जिस तरीके से टेररिस्ट छावनियों पर हमला किया भारत ने और उनको मिटाने का काम किया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो हमारा स्टैंड जिस प्रकार से, हम जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसके खिलाफ हम कैसे लड़ रहे हैं,
और ये टेररिज्म सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये आजू बाजू के देशों में भी जो है टेररिज्म यहाँ से जा रहा है, ये भी बताने का काम हम लोग पूरे दुनिया को करेंगे। इस देश की संसद के भीतर 750 से ज्यादा सांसद हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दीजिएगा तो, लेकिन 7 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है उसकी एक छवि को आपने सुन लिया। जो अगुवाई करेगा उसको लेकर एक वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण देते वक्त खुले तौर पर जिक्र किया था 500 करोड़ की जिनकी गर्लफ्रेंड है, भूल जाइए सबको। भारत की राजनीति अपने ऐतिहासिक ढलान पर है और इस ढलान की राजनीति के बीच इस देश की नुमाइंदगी को खोजने के लिए अब आपको रतन टाटा नहीं मिलेंगे। सबसे बड़े डिप्लोमेट इस दौर में भारत की पहचान के साथ मुकेश अंबानी है। जो बिजनेसमैन हैं उनके सरोकार सीधे सीधे अपने नेटवर्क से हैं। अब लता मंगेशकर नहीं है, बॉलीवुड की पहचान लिए हुए शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेते वक्त यह कहे कि आप आम कैसे खाते हैं। यह शायद ऐतिहासिक ढलान की परिस्थिति में भारत के भीतर आप क्या खोजना चाहते हैं, और खास तौर से तब जब भारत की समूची राजनीति में एक बात तो तय हो गई है कि अब जो सत्ता में हैं वो जानते हैं कि सत्ता के किले को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए पुराने तमाम छेद को बंद कर देने होंगे। जहां से जरा सी भी गुंजाइश थी कि वाकई सेंध कोई लगा सकता है। इसीलिए इस देश के भीतर में अलगाववाद हो, जातिवाद हो, सांप्रदायिकता हो, सबको बराबर का महत्व देते हुए राजनीति साधने का मौका हर राजनीतिक दल को दिया गया, जिससे सभी बंटते हुए दिखाई दे। और जिसमें जरा सी तेजी दिखाई देगी तो इस देश के भीतर में जांच एजेंसियां मजबूती के साथ उन पर नकेल कसने के लिए खड़ी है। यहां पर यह सवाल वाकई बड़ा होता है। इस देश में एक वक्त सरदार पटेल भी थे। गृहमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा यह दोहराना या बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब किन किन मुश्किल हालातों को साधना था, इस देश को जोड़ना था। नेहरू के सामने भी चुनौती थी, कैसे गढ़ा जाए इस देश को लेकर, रोजगार कैसे पैदा होंगे, रोजगार पैदा होगा तो उसमें किस तरीके से बीडीओ से लेकर कलेक्टर तक की परिस्थितियों को बनाया जाए। इस दौर में पूरा का पूरा बिजनेस ही तब्दील हो गया रोजगार देने और पेपर लीक कराने को लेकर। और एक समझ भारत के नेताओं के भीतर आती चली गई, अगर समाज को बांटोगे और इस देश में बटी हुई राजनीति के भीतर आपकी हिस्सेदारी बड़ी होगी तो आप सत्ता में आ सकते हैं। इसका असर इस दौर में सबसे बड़ा तो यही हुआ, जो छात्र थे और सक्षम थे इस देश को छोड़कर बाहर पढ़ने चले गए। यहां तक कि आईआईटी से निकलकर भी छात्र बाहर चले गए, लौटे नहीं। लौटने वालों की संख्या सिर्फ 2% है, 2.125%। इस देश के भीतर में बड़े बड़े बिजनेसमैन इस देश को छोड़कर चले गए। वो जान गए आने वाले वक्त में भारत की राजनीति इस देश में उस बिजनेस को भी हड़प लेगी जिसके आश्रय वो ये मानकर चलते हैं कि यहां पर कुछ कमाई तो हो सकती है और लोगों के अनुकूल प्रोडक्ट बनाकर अपने धंधे को चलाया तो जा सकता है। लेकिन सवाल तो उस राजनीति का है जिस राजनीति में आज अगर मौजूदा सत्ता ने शशि थरूर और शिंदे को खोजा, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को खोजा, एक डेलीगेशन बनाया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए, तो इसके समानांतर भारत के भीतर की परिस्थितियों में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी के सवालों को उठाते हुए किसी ने अपने ही राजनीतिक दल के भीतर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन और उसके भीतर समाये हुए ताकत को नहीं देखा। जातियों में सिमटी हुई राजनीति और सांप्रदायिकता की पीठ पर सवार राजनीति ने इस देश में इतनी लकीरें खींच डाली कि उसके साए तले इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन आते चले गए। प्रीमियर यूनिवर्सिटी उसमें समा गया,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें समा गई। इस देश के एम्स और उससे एम्स के संभालने वाले सीनियर मोस्ट व्यक्तियों की नियुक्ति भी उसी आधार पर होने लगी। मंत्रालयों के भीतर घुसपैठ इसी आधार पर हुई। शुरुआती दौर में संघ ने घुसपैठ एचआरडी मिनिस्ट्री में की और उसके बाद तो एक बहार सी आ गई। यानी जो जहां पर खड़ा है वहीं पर वह ज्यादा से ज्यादा समेटने की परिस्थिति में कैसे आ सकता है, इस सोच ने भारत को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि आज की तारीख में अपने आप में यह सवाल है, दुनिया का कौन सा देश भारत के किस डेलीगेशन का इंतजार बेबसी के साथ कर रहा है या बेसब्री के साथ कर रहा है कि उसको बेसब्र है कि आए बताए तो सही। जबकि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई कि हम आतंकी अड्डों पर हमला करेंगे, यह तय आपको करना है कि जब हमला कर रहे होंगे तब आप क्या करेंगे। इस बात का जिक्र विदेश मंत्री जयशंकर ने किया। That because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. यही तो वो राजनीति है, क्योंकि भारत के भीतर जो चुनाव जीत जाता है राजनीति तो वही करता है, हारा हुआ शख्स तो प्रोटेस्ट करता है। और शायद इसीलिए भारत में विपक्ष की मौजूदगी इस देश की सत्ता को चलाने या देश को चलाने को लेकर साथ नहीं चलती है। सत्ता अपने मंसूबों को पालकर अपने अनुकूल अपने खुद को अकेले और शाही अंदाज में चलाती है, जमकर चलाती है। इसीलिए तो देश के भीतर जितनी बड़ी वसूली लोगों से हो रही है, यह कच्चा चिट्ठा फिर कभी खोलेंगे। लेकिन एक सच तो है, भारत दुनिया के बाजार से अगर टैरिफ सबसे ज्यादा लेता है, युद्ध के वक्त में पेट्रोल और कच्चा तेल उसको काफी सस्ते में रूस से मिल जाता है, भारत के भीतर जीएसटी और टैक्स का दबाव इस देश के लोगों पर पड़ता है, यह सारा पैसा सरकारी खजाने से होते हुए उसी राजनीति को रईस करने में लग जाता है जहां दिवालिया होना पहली शर्त है। यानी अज्ञानता को ज्ञान बता देना और ज्ञान के आश्रय, उसी ज्ञान के आश्रय विश्व गुरु का खिताब पाने की इच्छा समेट लेना, यह किसने सोचा था। बार बार अमेरिका को लेकर जो कथन अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द भारत की राजनीति भी सिमट गई। उन्होंने सीज फायर कराया कि नहीं कराया, न्यूक्लियर युद्ध होने से बचाया कि नहीं बचाया, फोन उनका पहले आया था या हमारा गया था, आतंक को लेकर एक भी शब्द क्यों नहीं कहा, कश्मीर को लेकर चुप्पी क्यों थामी रखी गई और कश्मीर को एक झटके में क्यों उछाल दिया गया और उसको मुद्दा बना दिया गया, भारत ने खामोशी क्यों बरती। इन तमाम सवालों के बीच ध्यान दीजिए, बीते 7 दिनों में 6 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा। इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो अमेरिका को यह एहसास दिला रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम अमेरिका को ऐसा बना देंगे कि जो चाहे सो अमेरिका करे, दुनिया को झुकना पड़ेगा। तो क्या इस दौर में अमेरिका अपने तौर पर अपने राष्ट्रपति के जरिए दुनिया भर में एक ब्राइब तो नहीं बटोर रहा है, जिसको रिश्वत कहते हैं हिंदी में। मिडिल ईस्ट के साथ बड़े बड़े समझौते, सीरिया में आतंकवादी संगठनों से हाथ मिलाना, ये तमाम परिस्थितियों में भारत अमेरिका में जाएगा और बताएगा कि भारत आतंकवाद से प्रभावित है। और उस आतंकवादी और अलकायदा संगठन को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ मिला चुके होंगे तो एक झटके में एक दिन अचानक कह देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति कि हमने मध्यस्थता नहीं कराई। बीजेपी खुश हो जाती है, लेकिन एक झटके में कल फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। पुरानी तमाम बातों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं, हां मैंने ही सीज फायर कराया, अन्यथा न्यूक्लियर वार हो जाता। जिक्र कोई दूसरा शख्स नहीं, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं जहां पर भारत के डेलीगेशन को सबसे पहले जाकर बतलाना है कि हम टेररिज्म से प्रभावित हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर को सफल इस तरीके से बनाया है। सुन लीजिए राष्ट्रपति की बात, चंद घंटों पहले उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है। That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit, and they were angry. And the next phase was probably, did you see where it was getting
It was tit for tat. And it was getting deeper and more, I mean, more missiles. Everyone was stronger, to a point where the next one's going to be, you know what, the N-word. You know what the N-word is, right? Nuclear. Yeah. Thank you. Thank you for the clarification. I figured you'd want to clean that up. No, it's the N-word. That's a very nasty word, right? In a lot of ways. The N-word used in a nuclear sense, that's the worst thing that can happen. And I think they were very close. The hatred was great. And I said, we're going to talk about trade. We're going to do a lot of trade. Don't forget, Iran wants to make a deal with us badly for a lot of reasons. But when you look at India, they are calling, Iran wants to trade with us, okay, if you can believe that. And I'm okay with it. I'm using trade to settle scores and to make peace. अमेरिकी राष्ट्रपति जिस अंदाज में समूची दुनिया को संदेश दे रहे हैं, नए संबंधों को बना रहे हैं, आर्थिक तौर पर गठबंधन कर रहे हैं, लगातार बड़ी बड़ी डील हो रही है। और ध्यान दीजिए, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान युद्ध होने की परिस्थितियों के बीच खड़े थे, ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद उसी दौर में चीन के साथ अमेरिका का समझौता होता है। उसी वक्त जेलेंस्की को मैसेज बहुत साफ दिया जाता है, आपकी हैसियत कुछ भी नहीं। और यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा है। इसी दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट जाते हैं, लेकिन इजराइल नहीं जाते हैं, नेतान्याहू के पास नहीं जाते हैं। नेतान्याहू जिनकी सत्ता इससे पहले जा चुकी थी, लेकिन वो सत्ता में मौजूद हैं और अपने होने को दिखाने के लिए उन्होंने इजराइल को किस स्थिति में झोंका है, यह किसी से छुपा नहीं है। यूक्रेन के हिस्से में तो एक वक्त चेर्नोबिल भी था, जो न्यूक्लियर पावर के तौर पर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव या फिर रूस के कहने के बाद उसने चेर्नोबिल खत्म कर दिया। वो अगर न्यूक्लियर स्टेट होता यूक्रेन, तो रशिया इस तरीके से अटैक उस पर नहीं करता। और आज की तारीख में जेलेंस्की तो चले जाएंगे, लेकिन यूक्रेन का क्या होगा? वो यूक्रेन जहां पर मिनरल्स ही नहीं बल्कि अनाज तक की व्यवस्था इस रूप में है कि वो पूरे यूरोप को खिला सकता है, वह देश तो ढह-ढहाकर गिर गया। ऐसी परिस्थिति क्या दुनिया के दूसरे देशों के सामने भी है? और एक राष्ट्राध्यक्ष अगर चला जाए तो फिर उसके बाद देश की परिस्थिति बदल जाती है। अमेरिका में भी 3-3.5 साल के बाद एक नया राष्ट्रपति होगा, जाहिर है। संविधान यही बच गया जो अभी अमेरिका का है, तो ट्रंप दोबारा तीसरी बार तो नहीं आएंगे। लेकिन यह स्थिति रूस के साथ तो नहीं है, यह स्थिति चीन के साथ तो नहीं है, यह स्थिति पाकिस्तान के साथ भी नहीं, और यह स्थिति भारत के साथ भी नहीं होगी। तो क्या इस देश के भीतर की परिस्थितियां पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका खुलासा खुले तौर पर करने लगी है कि भारत अंदर से क्या है और उसकी अपनी राजनीति ने उसको अपने भीतर कितना खोखला कर दिया है? इसीलिए शुरू में हमने कहा 5 व्यक्ति आप बताइए कौन है जिनकी साख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो। और यह भी कहा एक बार फिर भारत के पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण की जरूरत क्यों आन पड़ी है और वो कैसे होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। भारत में अभी भी अपनी प्रोडक्ट के तौर पर कोई अंतर्राष्ट्रीय चीज रेंगती हो तो बताइए। टेम्स नदी साफ हो गई, गंगा नदी कब साफ होगी? 40-45 साल से प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस देश में टैक्सी व्यवस्था भी अपनी नहीं है, उबर की चलती है, जो यहां की कंपनी नहीं है। हर क्षेत्र विशेष को लेकर सोचना शुरू कीजिए, वो कौन सा क्षेत्र है और उसमें जुड़ा हुआ कौन सा शख्स है जिसको लेकर आप एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ बढ़ें। हम तो इस दौर में सिर्फ और सिर्फ विश्व गुरु के आश्रय चल रहे थे और एक झटके में परिस्थिति इतनी डगमगा गई कि दुनिया में जब अपनी बात कहने का जिक्र करने की जरूरत सरकार को लगी, तो ऐसा लग रहा है वह भी परंपरा निभा रही है। उसके पीछे इस देश की गरिमा, इस देश की साख, इस देश का अतीत, इस देश की संस्कृति, सब चीजें गायब हो गई हैं। और शायद इससे बड़ी त्रासदी कुछ होगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।